Harith Ray. I hope that you are doing great job. So today's before we were studying the hot tips of noun. 2 दिन पहले यानी सैटरडे की बात हो रही है जो हम लोग नाउन का अध्ययन कर रहे थे और नाउन के संबंध में जो हॉट टिप्स का अध्ययन कर रहे थे. And this is the very important chapter and I hope that today you will also enjoy this session. चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं सेशन को. तो गाइस हम लोग जो है नाउन को अध्ययन करने जा रहे हैं. नाउन का जो हॉट टिप्स के बारे में जो है नाउन का कैसे कैसे यूज करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सारा चीज़ का जो है प्रक्रिया आज हम लोग सीखेंगे नाउन का. तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें. चलिए इसके पहले हम लोग गाइस करीब 15 जो है रूल्स का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं जहाँ तक हमें याद है. तो नंबर 16 रूल आज का है कि अध्ययन के विषय, जितने भी अध्ययन के विषय हैं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, वो हमेशा सिंगुलर नंबर होते हैं. याद रखेंगे वो हमेशा एक वचन होते हैं और जब वो सिंगुलर हैं तो वर्ब भी आपको क्या डालना है, सिंगुलर ही डालना है. तो याद रखें अध्ययन के जितने भी विषय होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं और उसके साथ आपको जो है वर्ब भी सिंगुलर डालना है. ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स एक अध्ययन का विषय है और जो है वर्ब आपका सिंगुलर लगा है, इज लगा है. तो मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है गाइस. लेकिन फिर क्या बोल रहा है, लेकिन यदि अध्ययन के विषय किसी निजी संपत्ति, गुण या दोष बनकर आए तो वह प्लूरल समझा जाता है. यानी अगर कोई भी अध्ययन का विषय किसी की निजी संपत्ति को बताए, गुण को बताए, दोष को बताए तो उसे प्लूरल माना जाता है. ये याद रखिएगा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इम्परेटिव फॉर यू. जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा कि मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यहाँ पर हम लोग ने देखा. लेकिन नीचे एग्जाम्पल में देखिए लिखा है कि द मैथमेटिक्स ऑफ आनंद सर आर गुड. क्योंकि यहाँ पर आनंद सर का मैथमेटिक्स यानी गणितीय जो है गुण के बारे में बतला रहा है, इसलिए आपका वर्ब जो है वो क्या लिया, प्लूरल लिया, आर गुड. ठीक है. तो याद रखेंगे कि अगर वही अध्ययन का विषय किसी निजी संपत्ति, गुण या दोष बनकर आए तो वो हमेशा प्लूरल लेता है. ये चीज़ याद रखिएगा. एंड दिस इज द वेरी VVI रूल. ठीक है. तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए. नंबर 17 रूल में दिया है ब्रिक, जिसका मतलब ईंट होता है, स्टोन यदि भवन में लगे हैं. अगर आपका ईंट और स्टोन यानी पत्थर यदि भवन में लगे हैं तो अनकाउंटेबल होता है. तो वो क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसे सिंगुलर माना जाता है. यानी अगर आपका ईंट और पत्थर जो है ना भवन में लगे हैं तो क्या है, वो अनकाउंटेबल है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट देम. इसलिए इसको क्या माना जाता है, अनकाउंटेबल माना जाता है. और जब वो अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन है ना वो हमेशा सिंगुलर होता है. जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, द ब्रिक ऑफ आवर हाउस इज ओल्ड. यहाँ पर देखिए वर्ब आपका सिंगुलर लगा हुआ है. द ब्रिक, आप द ब्रिक्स नहीं लिख सकते हैं. द ब्रिक ऑफ आवर हाउस इज ओल्ड. हमारे घर का जो ईंट है वो क्या है, बहुत पुरानी है. लेकिन लगे हाथ फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है लेकिन यदि ब्रिक तथा स्टोन भवन में लगे नहीं हो, वो क्या हो तो बाहर हो, तो उसे काउंट किया जा सकता है. आप उसे आराम से काउंट कर सकते हैं और इसे आप सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं. जो ईंट और पत्थर जो है वो घर में नहीं लगे हैं, बाहर लगा हुआ है, उसका ईंट का रैक बाहर लगा हुआ है, तो यू कैन इजिली काउंट देम, नो प्रॉब्लम एट ऑल.
तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन वही अगर ईंट और पत्थर जो है आपका किसी भवन में लगे हुए हैं तो हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कि देयर इज ए ब्रिक ऑन द रोड, तो यहाँ एक ईंट की बात हो रही है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है कि देयर इज ए ब्रिक ऑन द रोड, कि रोड पर क्या है, एक ब्रिक है यानी ईटा पड़ा हुआ है रोड पर। नंबर 2 एग्जाम्पल लिखे, लिखा है ब्रिंग लाई ए 5 ब्रिक्स, 5 ईंट को, तो 5 ईट्स यानी यहाँ प्लूरल हो गया। टू मेक द ओवन, ओवन मीन्स होता है चूल्हा, ठीक है, कि 5 जो है ईंट को मांग रहा है, ठीक है, चूल्हा बनाने के लिए, तो यहाँ ब्रिक्स जो है प्लूरल यूज किया गया है। क्योंकि यहाँ पर 5 ईंट आपको अलग से लाना है, तो 5 ब्रिक्स कैन बी काउंटेड, ठीक है। तो आपने एक गाना भी सुना होगा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो पत्थर, जो भी पत्थर है, ये पत्थर तो रोड से ही पिकअप किया जाएगा, ठीक है। तो ये पत्थर आपका सिंगुलर भी बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि ये कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, तो यहाँ कोई भवन या इमारत से उखाड़ के नहीं मारना है इसको, इसलिए तो ये सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए नंबर 18 रूल को देखिए। लिखा है कि इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट जिसका मतलब होता है आपका मतदाता सूची, ये हमेशा प्लूरल होता है और इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब भी लगाना है। इलेक्टोरेट जो होता है, जिसका हिंदी अर्थ मतदाता सूची होता है, वो हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब भी आपको क्या डालना है, प्लूरल डालना है, ठीक है। ये सीधा रट्टा वाली बात हो गई। एग्जाम्पल, इलेक्टोरेट आर बिंग सेंट्स, कहता है मतदाता सूची शीघ्र ही भेजी जा रही है, तो यहाँ पर आप देखिए वर्ब जो है प्लूरल डाला गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इलेक्टोरेट हमेशा प्लूरल होता है। अब हम 19 रूल की बात करें तो शिप जिसको भेड़ कहते हैं, डियर हरिन, ऑफ स्प्रिंग लिखा हुआ संतान, और फिश जिसको मछली कहते हैं, ये जो हैं, ये जो 1 2 3 4 या और भी 1 2 हो, ये सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म में एक ही जैसा होता है। कहने का मतलब ये है कि आप फिश को फिशेस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप डियर को डियर्स नहीं लिख सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग को ऑफ स्प्रिंग्स नहीं लिख सकते हैं। इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है। हाँ, बाद में हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे फिश को फिशेस लिखने से क्या होता है, वो डिफरेंट प्रजाति हो जाएगी आपका मछलियों की, जो कि अभी अध्ययन नहीं करना है, ये आपका बेसिक जो है, ये फंडामेंटल इंग्लिश चल रहा है आपका नाउन का। तो याद रखेंगे, सीप हो, डियर हो, ऑफ स्प्रिंग हो या फिश हो, इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है एक ही जैसा होगा, उसमें एस अथवा यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है कि 1 शिप इज ब्लैक, यहाँ पे देखिए 1 शिप, तो वो आपका सिंगुलर लगा है, लेकिन 5 शिप्स आर ग्रेजिंग, यहाँ पे शिप्स नहीं लिखा गया है, इसलिए कि इसका प्लूरल फॉर्म में भी शिप ही लिखना है आपको, है ना। लेकिन वर्ब जो है वो आपका क्या फॉलो किया गया है, तो वर्ब आपका देखिए, है ना, वो आपका क्या फॉलो किया गया है, तो आर फॉलो किया गया है, ठीक है। फिर लिखा है कि देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स पोखर, तालाब, तो यहाँ पर भी फिशेस का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि देयर के साथ आर लगाया है, जबकि होना चाहिए देयर आर मेनी फिशेस, लेकिन फिशेस हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिश जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में एक जैसा ही रूप होता है। बहुत इजी रूल है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20वां क्वेश्चन नहीं के 20वां रूल क्या कर रहा है। लिखा है जब फुट का प्रयोग मापक के रूप में हो तो वो हमेशा ऊंचाई को ही मापेगा। अगर फुट और फिट आप सुने होंगे कि फुट का प्रयोग अगर आप नापने के एवज में करते हैं, नापने के मकसद में करते हैं, तो वो हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा ऊंचाई को ही मापेगा और हमेशा फुट ही रहेगा, चाहे वो 1 हो या 1 से अधिक ऊंचाई को मापने के लिए वो हमेशा फुट ही लिखाएगा।
लेकिन हमेशा ऊंचाई मापने के लिए। एग्जाम्पल दिखा है द पेग। पेग क्या होता है? खूंटा होता है। खूंटा समझते हैं, खूंटा है ना। द पेग इज 1 फीट, कहता खूंटा कितना? 1 फीट का है। एंड द बम्बू इज 5 फीट हाई। देखिए हाई की बात हो रही है, और जो बांस वो 5 फीट ऊंचा है। तो 5 फुट नॉट फीट, चूंकि ऊंचाई की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि फुट जो है वो हमेशा ऊंचाई को जो है ना मापने के लिए, यानी ऊंचाई मापक जो है ना, वो डिवाइस है या मेजरमेंट है। जबकि आगे बोला गया है, जबकि फीट का प्रयोग मापक के रूप में सदा लंबाई, गहराई और ढलान को मापने के लिए किया जाता है। अगर लंबाई, गहराई और ढलान को मापना है आपको, तो उसके लिए आप फीट का प्रयोग करेंगे, ना कि इसका फुट का। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, द लेंथ ऑफ टाइल इज 1 फुट। लेंथ बतला रहा, लंबाई, तो यहाँ पर हमने फीट का प्रयोग किया, टाइल का। फिर लिखा है द डेप्थ ऑफ दिस वेल, कुआं, ये जो डेप्थ है, गहराई है ना, इस कुएं का वो कितना है? 25 फीट है, ना कि फुट है ना। इसको कैर करिएगा निश्चित ही, है ना। और ये बड़ा ही बारीकी मिस होता है ना, और हमेशा इससे संबंधित एरर्स पूछ देता है। तो इफ समबॉडी विल बी सो मच अलर्ट, so I think he or she doesn't have any problem to solve the related question in coming examination। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें। नंबर 21 रूल क्या बोल रहा है भाई? नंबर 21 रूल बोल रहा है वेजेस। एक वर्ड है वेजेस। वेजेस का प्रयोग प्लूरल के रूप में मजदूरी होता है। अगर आप वेजेस का प्रयोग जो है प्लूरल के सेंस में करते हैं, बहुवचन के सेंस में करते हैं, तो उसका हिंदी अर्थ मजदूरी होगा, है ना। द चार्जेज ऑफ लेबरर होगा। जबकि वेजेस का प्रयोग सिंगुलर के तौर पर क्या होता है? दंड या सजा होता है। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है। अगर वेजेस के साथ जो है वर्ब आप प्लूरल डालते हैं तो उसका हिंदी अर्थ मजदूरी होगा, और जबकि वेजेस के साथ सेम वर्ड है, वेजेस के साथ सिंगुलर अगर आप डालते हैं तो दंड या सजा होगा। ठीक है, क्या हमने बोला कि अगर वेजेस के साथ आप वर्ब जो है सिंगुलर डालते हैं तो दंड या सजा हो जाएगा, और वही अगर आप वेजेस के साथ वर्ब प्लूरल डालते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? मजदूरी। ठीक है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? मजदूरी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, द वेजेज ऑफ सीन, सीन मीन्स होता पाप, इज डेथ। यानी यहाँ पर वर्ब आपका सिंगुलर लगा है, तो यहाँ पर सिंगुलर लगने का मतलब ये वेजेस का मतलब सजा हो गया। यानी द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ, यानी जो पाप की सजा होती है वो हमेशा मौत होती है। ठीक है, फिर अगला आपका दिया है कि द वेजेस इन भागलपुर। यहाँ पर देखिए आर का प्रयोग किया है। द वेजेस इन भागलपुर आर वेरी हाई। यहाँ पर मजदूरी की बात हो रही है कि भागलपुर में जो है लेबरर क्लास का जो वेजेस है, मजदूरी है, वो बहुत हाई है। तो आप याद रखेंगे कि अगर वेजेस के साथ भर प्लूरल डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? मजदूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप वेजेस के साथ भर सिंगुलर डालते हैं तो वो दंड या सजा होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 22 रूल क्या बोलता है? 22वां रूल बोलता है, देखिए एक वर्ड इशू, जिसका मतलब होता है आपका, एक्सक्यूज मी गाइस, जस्ट अ मिनट, या यहाँ पे थे हम लोग, 22 नंबर रूल पे थे हम लोग। देखिए एक वर्ड है इशू, जिसका मतलब होता है बाल बच्चा, और इशू जो है वो हमेशा जो है सिंगुलर ही यूज किया जाता है। यानी अगर आप बाल बच्चे के सेंस में इशू का यूज कर रहे हैं तो इशूज यूज नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें आप एक्स्ट्रा एस को जो है जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो गलत होगा। क्योंकि इशू जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है, किस अर्थों में? बाल बच्चा के अर्थों में।
जैसे लिखा है लालू प्रसाद यादव हैज़ 9 इशू। लालू प्रसाद यादव को जो है 9 बच्चे थे, जबकि इशूज लिखना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना बच्चे की बात हो रही है, उनकी संतान की बात हो रही है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है मायावती हैज़ नो इशू। मायावती को कोई बच्चे नहीं हैं, ठीक है, ना कि इशूज। लेकिन अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है इशू, जिसका मतलब मुद्दा भी होता है, एजेंडा जिसको कहते हैं। ये आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। लिखा है बोथ, दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। इसमें आप एस लगाइए ना लगाइए, सुविधा के अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट है ना, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस या द डिमांडिंग ऑफ सेंटेंस यू मे इंसर्ट एदर एस और यू मे, है ना, अवॉइड एस अथवा एस। ये सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी। किस अर्थों में? तो अर्थ होगा आपका मुद्दा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेट इशू। यहाँ पर सिंगुलर माना है तो इशू दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन दो को डाला गया है कि जो है बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, आर ग्रेट इशूज। यहाँ पर मुद्दे की बात हो रही है, दो बड़ा ही महानतम मुद्दा है, दोनों बर्निंग इशू है। तो याद रखिएगा कि इशू का प्रयोग अगर आप बच्चों के सेंस में करते हैं, है ना, बाल बुतरू के सेंस में करते हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, उसमें एस अथवा यस नहीं लगाना है। लेकिन इशू का प्रयोग अगर आप एजेंडा के तौर पे करते हैं, मुद्दे के तौर पे करते हैं, तो वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 23 रूल। 23वां रूल बोल रहा है केयर, जिसका मतलब होता है देखभाल। ये हमेशा सिंगुलर होता है, यानी कि केयर का प्रयोग अगर आप देखभाल के अर्थों में कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है द केयर ऑफ एन ओल्ड मैन इज नेसेसरी। यहाँ पर देखभाल के सेंस में दिया है कि द केयर ऑफ एन ओल्ड मैन, यानी बड़े बुजुर्ग का जो है देखभाल इज नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है केयर का प्रयोग किया गया, वर्ब भी सिंगुलर लगा है देखभाल के अर्थों में। जबकि केयर्स जो एस लगाते हैं तो इसका मतलब चिंताएं हो जाता है, ये हमेशा प्लूरल रहता है, याद रखिएगा। केयर का प्रयोग सिंगुलर के अर्थ में देखभाल के सेंस में, लेकिन केयर को अगर आप केयर्स बनाते हैं, एस डाल देते हैं, है ना, तो ये चिंताएं हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? चिंताएं हो जाएगा। ये हमेशा प्लूरल यूज होगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है कि केयर्स, चिंताएं, नेवर कम एलोन, यानी मुसीबतें और चिंताएं कभी अकेले नहीं आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केयर्स का प्रयोग किया गया है, इसलिए कि ये चिंता के अर्थ में है आपका। दूसरा एग्जांपल देखिए कि आवर केयर्स आर, हमारे जो चिंताएं हैं, आर इंक्रीजिंग, इंक्रीज में होता बढ़ना, बढ़ रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19। किसके चलते? है ना, कोरोना वायरस डिजीज के चलते, है ना। तो यहाँ पर केयर्स का मतलब चिंताएं हो गया। तो याद रखिएगा कि केयर अगर आप सिंगुलर के अर्थ में यूज करते हैं, जिसमें एस अथवा ईएस आप अवॉइड करना है, तो वो देखभाल के अर्थ में होगा। लेकिन अगर केयर्स यूज करते हैं तो उसका मतलब चिंताएं हो जाएगा और वो प्लूरल यूज होगा। ठीक है। अब देखिए नंबर 24, कितना इंटरेस्टिंग जो रूल है, हाउस और होम। अच्छा, हाउस जो होता है ये हमेशा पराया घर होता है। इसका मतलब है रिलेटेड दैट वेरी, आई थिंक, बिल्डिंग या फ्लैट यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्नल डॉक्यूमेंट्स, वो पराया चीज़ है। तो पराया के लिए आप हाउस यूज कर रहे हैं, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, वो रेंट आउट है, आप उसका किराया देते हैं। जैसे लिखा है आपका आई एम लिविंग इन अ रेंट हाउस, आप किस में रह रहे हैं? एक रेंट हाउस में रह रहे हैं, आप किराया उसका दे रहे हैं। हाउस जो है वो हमेशा रेंट पर ही मिलता है। लेकिन होम जो होता है, होम का मतलब होता है अपना घर, जिसका हमें रजिस्ट्री पेपर है। एग्जाम्पल दिया है आई एम गोइंग टू होम, माफ करेंगे, आई एम गोइंग होम इन होली, है ना, मैं अपना घर जा रहा हूँ, किस में भाई? तो होली में जा रहा हूँ। ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ और देखिए कितने जरूरी रूल हैं। लिखा है कि होम के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है।
यानी प्रेपोजिशन टू जो आपका एक दिशा सूचक प्रेपोजिशन है ना, यानी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, उसका प्रयोग आप होम के साथ नहीं करिएगा, याद रखिएगा, है ना। जैसे अगर आप गोइंग टू होम लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत है, यहाँ स्टार लगा हुआ है, लेकिन गोइंग होम बोलते हैं तो ये राइट माना जाएगा। तो इसलिए गोइंग टू होम नहीं बोलना चाहिए। गोइंग टू हाउस बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गोइंग होम ही सही है, गोइंग टू होम नहीं बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। जो हाउस होता है, जो पराया घर होता है, इज मेड बना होता है ब्रिक एंड स्टोन, ईंट और पत्थर से, बट द होम इज मेड ऑफ लव। लेकिन अपना घर हमेशा प्यार से बना होता है, प्यार का मंदिर होता है अपना घर, ठीक है। तो चूंकि ये हाउस जो है वो बेसिकली जो है दूसरे का घर है ना, पराया घर है, तो इसलिए उन्होंने ये बोला है कि अपना घर में ही जो है ना, वो प्यार पनपता है। वो किससे घर, अपना घर यानी होम किससे बना रहता है ना, वो प्यार से, लव से बना होता है, वो स्वर्ग जैसा होता है, ठीक है। आगे चलें 25। अब देखिए 25वां रूल क्या बोल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू। देखिए एक वर्ड है सी, दूसरा वर्ड है लुक और तीसरा वर्ड है वॉच। ये सब का मतलब देखना होता है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन अगर आज हम लोग बारीकी से इसको अध्ययन कर लें तो हमें नहीं लगता है कि आने वाला कल या भविष्य में आपको कभी समस्या होगी इस संबंधी। देखिए सी जिसका मतलब देखना होता है, जो वस्तुएं आँखों के सामने आ जाए और हम उसे देख लें। इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्केट निकले हुए हैं, सब्जी मंडी निकले हुए हैं, आप किसी को देख लिए, चूँकि रास्ते में तो बहुत लोग दिखेंगे, तो एक सामान्य विज़न जो आपका पड़ा वो सी हुआ आपका, बस दिखाई वो पड़ गया। बहुत सारे जो है भीड़ भाड़ में लोग दिखाई देते हैं तो वो सी हुआ, है ना। जो वस्तुएं आँख के सामने आ जाए और हम उसे देख लें तो वो सी हुआ। ये सिंपल एकदम जनरल रूल हुआ। लेकिन लुक जिसका मतलब देखना होता है, दिमाग लगा कर अगर आप किसी चीज़ को जो है देखते हैं, यानी जिसमें दिमाग खपत होता है, दिमाग लगा कर अगर आप देखते हैं तो लुक होता है। और वाच का भी मतलब देखना होता है ना। लेकिन ये कब, जब किसी वस्तु को देखने में दिल, दिमाग और आँखें तीनों लगे, दिल भी लगे, दिमाग भी लगे और आँख भी काम करे, तब आप वॉच कर रहे हैं आप उसको, ठीक है। तो सी का मतलब देखना होता है अगर आप सामान्य दृष्टि से देखते हैं। लुक का मतलब है कि जिसमें आप दिमाग लगा कर देखते हैं उस चीज़ को। लेकिन वॉच जो है जिसमें आप दिल, दिमाग और आँख तीनों यूज करते हैं, तो आप वॉच करते हैं, है ना। एग्जाम्पल द्वारा और भी क्लियर होगा। पहला लिखा हुआ है कि आई शॉ राम प्लेइंग इन द फील्ड। ये सामान्यतः हम लोग ने देखा कि राम मैदान में खेल रहा है, बस खेल रहा है, सामान्यतः हम लोग देखे तो यहाँ पर सी का सॉ यूज किया गया है। लेकिन नंबर 2 में अगर हम देखें, लिखा है कि लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को आप देखिए, है ना, एंड फाइंड द मिस्टेक। लुक का मतलब देखिए दिमाग से देखना, यानी दिमाग जब तक आप नहीं लगाइएगा तो ये मिस्टेक आप कैसे फाउंड करिएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सी दिस पिक्चर एंड फाइंड द मिस्टेक, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। और वॉच क्या था कि जिसमें दिल, दिमाग और आँख तीनों काम करे। तो लिखा है आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच देखने के लिए आप वॉचिंग यूज किए हैं, क्योंकि उसमें दिल, दिमाग और आँख तीनों काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आप इंजॉय किए, आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई हो, है ना। दिक्कत हुई हो तो आप आगे इत्तला करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल ही चल रहा है। वी डोंट हैव अदर ऑप्शन गाइस, है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑनलाइन क्लासेस, है ना। तो ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, वाई आई एम नॉट एबल टू जस्ट टीच यू इन ऑफलाइन।
But soon we will meet soon with great enthusiasm. Okay, sure, goodbye, take care. Thank you so much.